अध्यक्ष महोदय, श्रीमान एंटो एंथोनी जी, सत्यपाल जी, कलानिधि जी, सभी माननीय सदस्य, माननीय शौकत राय जी, माननीय चंद्रशेखर जी, माननीय रंग अप्पा बारले जी, कौशलेंद्र जी, माननीय कौशलेंद्र जी, माननीय मेहता भरथरी जी, रितेश पांडे जी, माननीय भीमराव पाटिल जी, सुप्रिया सुले जी, एच पाला जी, 12 लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। उम्मीद तो यह थी कि जब 2010 की सरकार, जब 2010 एफसीआरए का बिल लेकर आई थी और उस समय विपक्ष में हम लोग थे, तो जिस प्रकार से उस बिल का रचनात्मक समर्थन हम लोगों ने किया था, उम्मीद तो यही थी, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई है। अधीर रंजन जी सुन रहे, विपक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तभी बोले नहीं। कई विषय लाए गए हैं, अल्पसंख्यकों पर प्रहार है, तो 160 दिन से अधिक समय जांच के लिए क्यों लाया जा रहा है? 160 से 180 से 6 महीने के 1 वर्ष की ओर क्यों जा रहे हैं? कुछ लोगों ने यह भी चिंता की कि एनजीओ के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनकी यह भी चिंता रही। कुछ लोगों ने कहा कि लोक सेवक को क्यों समाहित कर रहे हैं। मेहता भरथरी जी ने धन के दुरुपयोग से संबंध में भी चर्चा की। कुछ लोगों का है कि जो ट्रांसफर हो रहा है, फंड किया जाता है पहले से, उसको क्यों रोका जा रहा है। आधार कार्ड की चर्चा आई, फिर एफसी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वह इससे रुकेगा, प्रशासनिक लागत जो 50% से 20% किया जा रहा है, यह क्यों है। एसबीआई बैंक में ही क्यों खाता, आपातकाल की परिभाषा भी इसमें क्या है, आपात जैसी स्थिति है। तो इस प्रकार की कई मुद्दे आए हैं अध्यक्ष महोदय। मैं इस पे कुछ अब सब माननीय सदस्यों के जो विचार आए हैं, उस विचार को मैं सम्मिलित रूप से चाहूँगा कि उत्तर दूं। एक तो अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि यह संशोधन एनजीओ के खिलाफ नहीं है। यह संशोधन किसी धर्म पर प्रहार नहीं है। यह संशोधन किसी भी प्रकार से एफसी को रोकता नहीं है। तो इस लायक क्यों हम वही बता रहे हैं ना दादाजी, सुन लीजिए। अब बहुत अच्छे से बताएंगे, आपके आधार कार्ड को ही बताएंगे। नहीं, आप जितना कहें उस सबको हम लाएंगे। आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, यह भी हम लाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप इतने सीनियर हैं, आपसे हमको सीखना है। बिल्कुल कहीं से भी माननीय मंत्री जी जो बैठे बैठे बोले उनका कोई का जवाब नहीं देना जब तक मैं उनको नहीं करूंगा। अध्यक्ष महोदय सुनिए, बोलने दो उनको। सर जो खड़े होकर बोले, आप तो बैठिए। नहीं, सॉरी, मैंने अध्यक्ष महोदय, एफसीआरए एक राष्ट्रीय तथा आंतरिक सुरक्षा कानून है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एफसीआरए एक राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा कानून है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन भारत के सार्वजनिक जीवन या राजनीति तथा सामाजिक विमर्श पर हावी न हो जाए, इसके लिए यह बिल है। माननीय भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर प्रकार से देश को सुरक्षित व मजबूत रखना चाहते हैं। चूंकि पहले ही कई भूलों ने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है,
उस भूलों की हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिनसे भूली हुई है वही आज सवाल भी कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र की सुरक्षा मोदी सरकार की प्रमुखता भी है और विशेषता भी है। यह संशोधन आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी भी है। माननीय गृह मंत्री जी हमेशा आग्रह करते हैं, आग्रह उनका रहता है कि एनजीओ समाज की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अपना योगदान दे। विदेशी अविदाय के व्यय में पारदर्शिता लाना और सही उद्देश्यों और जिस कार्य हेतु विदेशी अविदाय प्राप्त किया जाता है उसी उद्देश्य के कार्य में व्यय हो, मैं बहुत स्पष्ट रूप से रखा हूं। और लगता है कि बहुत जो मन में शंकाएं होगी यह दूर हुई होगी। केंद्र सरकार इस व्यय को सही दिशा में जनहित में खर्च करना चाहती है। विपक्ष दिशा भटकाकर विदेशी अविदाय के व्यय को दुरुपयोग करने से रोकना नहीं चाहती। ऐसे भी विपक्ष का दिशा भटक ही गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अब हम उस विषय पे आते हैं जो विषय उठाए गए हैं। एक एक करके हम इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। संतुष्ट तो कोई होना नहीं है आपको। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक गतिविधियों हेतु विदेशी अविदाय का प्रावधान है। भारत की दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत जिसकी चर्चा भी हो रही थी, अंतर्गत परिभाषित शब्द लोक सेवक को एफसीआरए 2000 की धारा 3(1) ग में जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसका कारण क्या है? लोक सेवक की जो परिभाषा है उसमें हम भी हैं, अधिकारी भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, पंचायती राज के पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, राज्यों के चुने हुए विधायी संस्थाओं के माननीय सदस्य भी हैं। लेकिन कुछ इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ सेक्टर्स छूट जाता था। वह क्या था कि सरकारी अनुदान पैसों से, यानी सरकारी कोष से वैसे कार्य किए जा रहे हों जिसमें अधिकारी या कोई व्यक्ति को लगाया जाए, जैसे हम सरकारी अधिवक्ता को लगाते हैं, या हम ऐसे लोगों को जिसको हम किसी संपत्ति के लिए हम कोर्ट के द्वारा किसी को हम उसकी देख रेख के लिए नियुक्त करते हैं। यानी कहा जाए कि जो सरकारी कोष से वैसे लोक सेवक जिनकी अदायगी होती है राशि की या वेतन की, उनको भी हम इसमें समाहित कर रहे थे जो छूटे हुए थे। इसका सीधा मतलब यही है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, धारा 7 में संशोधन द्वारा विदेशी अविदाय को एक इकाई गैर सरकारी संगठन से दूसरे में ट्रांसफर किए जाने को वर्जित किए जाने का यानी रोकने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसका दुरुपयोग होता था और इससे विचलन रुकता नहीं था। कठिनाई क्या होती थी कि अब एक संस्था पैसा ले रही है तो पैसा तो इस नाम पर ले रही है, माने एफसी इस नाम पर ले रही है, जो विदेशी फंड ले रहे हैं तो वह संस्था काम करने के लिए ले रही है। प्रस्ताव में तो यह जाता है कि हम काम करेंगे, तो फिर वह दूसरे को क्यों स्थानांतरित करती है? और जब वह दूसरे को स्थानांतरित करती है फिर तीसरे के पास जाती है, तो उस पैसे का हिसाब कौन रखेगा? कल भी हम कह रहे थे कि तात्कालीन उस समय के 2010 के गृह मंत्री माननीय
चिदम्बरम जी ने जो चिंता व्यक्त की थी, वह चिंता अभी भी जो बरकरार है उसको इससे दूर किया जाएगा। हम पैसे के दुरुपयोग को रोकेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे और जिस उद्देश्य से पैसा आता है उसको हम खर्च करेंगे। स्थानांतरण से व्यवस्था गड़बड़ाती थी, हिसाब का लेखा जोखा ठीक से नहीं हो पाता था, उसके लिए सर धारा 8(1) को संशोधित करते हुए प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा अपने प्रशासनिक क्रियाकलापों पर स्वीकृत व्यय की उच्चतम सीमा को 1 वर्ष में प्राप्त कुल विदेशी आविदाय के 50% से घटाकर 20% किया जाना है। सर, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो खर्च किए जाते थे उसका बड़ा स्पष्ट रूप से जो परिणाम आए हैं उसमें होता क्या था। एनजीओ के मेन डायरेक्टर अपने सगा समय, मैं एनजीओ के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैसे एनजीओ का जरूर खिलाफ हूं जो जनहित के लिए पैसा लेता है और अपने परिवार के उपयोग में लगाता है, उसका हम जरूर खिलाफ कर रहे हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय, उस पैसे में से डायरेक्टर या उसमें हम कर्मचारी बनाते हैं अपने परिवार के लोगों को, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, एक एसी की जरूरत होती है उसमें हम 3-3 एसी लगाते हैं, कार्यालय के एसी को हम घर तक ले जाते हैं और उस पर जो व्यय 50%, कौन सा, अगर वह संस्था क्या जनहित की काम करेगी जो अपने कार्यालय और प्रशासनिक क्रियाकलाप में 50% खर्च करे। यह संदेह पैदा करता है, जो लोग इस पर संदेह कर रहे हैं वैसे लोगों पर यह संदेह पैदा हो रहा है और जनहित में वह नहीं है, इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है। वर्तमान में विदेशी आविदाय प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने अग्रिम अनुमति लेने वाली किसी इकाई के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज करने का कोई प्रावधान नहीं है जिन मामले में अधिनियम का उल्लंघन देखा जाता है, और आगे अधिक उल्लंघन को रोकने के लिए आपातकालीन उपायों की जरूरत होती है। एक संक्षिप्त जांच के बाद ऐसे गैर सरकारी संगठन के बैंक खाते को फ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार को सक्षम बनाने के लिए धारा 11(2) के तहत एक संशोधन प्रस्तावित है। एक प्राप्तकर्ता इकाई के पंजीकरण को निरस्त करने का ऐसा प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत पहले से मौजूद है। इस मामले में इकाई ने केंद्र सरकार के पंजीकरण प्रमाण, तो इसमें अध्यक्ष महोदय है यह प्रमाण पत्र लिया है। इसमें क्या है कि जो अग्रिम अनुमति लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए ले लेते हैं, लेने के बाद वह किसी प्रकार से उस प्रोजेक्ट के बाद उनका हिसाब किताब रहे, बीच में कोई भी संस्था अगर अधिनियम का या कानून का उल्लंघन करता है या जो उद्देश्य की पूर्ति से विचलित होता है, उसके बैंक खाता को हम फ्रीज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, जांच कैसे होगी, पैसा फिर रुकेगा नहीं वहां, तो फिर यह इस प्रकार की छूट अनुचित लगता था, इसलिए ऐसा प्रस्ताव किया गया है। बहुत लोगों ने उठाया आधार कार्ड के विषय में, सुप्रीम कोर्ट की भी चर्चा की गई। महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड पहचान के रूप में हर जगह हो, लेकिन जहां जहां आवश्यकता है, जहां जिसमें प्रावधान ला दिया गया है, लेकिन अगर कहीं पहचान के रूप में आधार कार्ड को आधार बनाने की जरूरत है, उसके लिए कानून लाकर आधार कार्ड को आधार बनाया जा सकता है, इसलिए यह संशोधन लाया गया है। क्यों कि ऐसी संस्था जिसके डायरेक्टर या उसके संचालक जो अपना पहचान को छुपा सके, अपने पता को नहीं बता सके, तो वह क्या काम करेगा, उसकी नियत पर शक होता है। तो आधार कार्ड का क्यों विरोध हो रहा है दादा, क्या है आपके नियत पर कितना शक करे? नहीं, मैं देखिए, नहीं, आप आधार कार्ड हमारे पहचान का एक बड़ा प्रमाण है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि आप उसको पहचान का आधार मत बनाइए। उसका कहना है कि जहां जरूरत पड़े कानून लाकर उसमें आप प्रावधान लाइए, ऐसा। और इससे
इससे संबंधित जो संस्थाएं होती है महोदय, उससे भी सलाह लेकर किया गया है। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार के बारे में दिए गए जो जजमेंट के अनुपालन में ही इस विधेयक का क्लॉज 7 आधारित है। इस विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना है, रविशंकर भी आए क्या? रविशंकर जी, विशिष्ट पहचान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विचार विमर्श करने के उपरांत ही यह प्रस्तावित किया गया है। मैं इसको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। इसमें है कि जो अपने विदेशी OCI कार्ड को भी इसमें हम लोगों ने पहले से भी है, आज भी इसको रखा गया है, इसलिए यह है। अन्य सदस्यों ने कई सवाल किए हैं और कई महत्वपूर्ण भी हैं। कुछ के उत्तर तो जो पहले मैंने रिप्लाई में दिया है उसमें दे दिया हूँ, लेकिन अगर पुनः चाहते हैं तो नहीं, पुनः नहीं चाहते आप, नहीं चाहते हैं। अब जैसे हो रहा है कि धर्म के खिलाफ है, हम NGO के खिलाफ है, तो क्या है पुनः है? तो यह स्पष्ट एक लाइन में हम कहना चाहते हैं कि न हम किसी धर्म के खिलाफ हैं और न हम NGO के खिलाफ हैं। यह स्पष्ट है। हम कैसे खिलाफ नहीं है हम बता चुके हैं, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों को डराने धमकाने के लिए है। यह किसी भी प्रकार से नहीं है। पहले भी 2010 के उस बिल में पढ़िए, पूरा बिल में उसमें सभी नेताओं का भाषण मेरे पास मौजूद है। मैं उतना स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह किसी के दबाने के लिए नहीं है, लेकिन यह भारत के जनता को दबाने के लिए, लोकतंत्र को दबाने के लिए भी इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए जरूर है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। माननीय अजय माकन जी 2010 में गृह राज्य मंत्री थे। 27 अगस्त 2010 को उनका एक लंबा चौड़ा भाषण हुआ है। उस भाषण का 4 लाइन में पढ़ रहा हूं, 2 लाइन। उन्होंने बिल पर कहा था कि मुख्यतः 2 मकसद हैं। एक तो हम लोग नेशनल इंटरेस्ट, एक तो हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी है। और बाहर से आए हुए पैसों को हमारे बीच में एक दूसरे को एवं दूसरे आधार पर सर मैं पुनः पढ़ना चाहूंगा। एक तो हम लोग नेशनल, ये सब समझ गए आप जो कहना चाहते हैं। नेम कर रहे हैं, नहीं उसका अगला लाइन है नेशनल इंटरेस्ट, चूंकि इसमें टाइप थोड़ा इसमें से। दूसरा है उनका कि एक दूसरे के धर्म एवं दूसरे आधार पर विभाजित करने वाली ताकतें इसका इस्तेमाल न करें, उस चीज को रोकने के लिए, और साथ साथ इसमें जो अच्छे NGO हैं, काम कर रहे हैं, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए है, यह उन्होंने कहा था। मैं अध्यक्ष महोदय थोड़ा समय में मैं समाप्ति करने वाला हूं। एक बात आई थी कि 180 दिन से बढ़ाकर हम और ज्यादा दिन क्यों? यह कोई जरूरी नहीं कि 180 दिन से हम 360-65 दिन करने वाले हैं, लेकिन कुछ केसों में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसकी जांच की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। कई प्रकार से कई मुद्दे आते हैं, कई प्रकार से जांच करने होते हैं। उस स्थिति में उसमें 180 दिन से बढ़ाकर हम और 180 दिन माने प्लस 180 दिन करना चाहते हैं, जो जरूरी है। इसके कारण कई प्रकार के जो व्यवधान होते थे वह न हो। FCA फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक दान है, न कि एक समाज कल्याण व उदार कार्यों के लिए होता है, न कि यह किसी माने यह व्यक्तिगत निधि है।
व्यक्तिगत निधि है यह, इसलिए इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक धारा जिसकी बात आई है कि नई धारा 14 क को जोड़ते हुए पंजीकरण परिमाण के स्वैच्छिक अभ्यर्पण की अनुमति देना प्रस्तावित है, जिसकी चर्चा पांडे साहब कर रहे थे, हमारे माननीय सांसद बसपा। अनुमति देना प्रस्तावित है ताकि उसका वैकल्पिक और नॉन एस्टिमेटिक फ्लो तो उसके उदारीकरण में यह है कि कोई एनजीओ पैसा ले लिया लेकिन बाद में वह काम नहीं करना चाहता है और वह चाहता है कि हम सरेंडर कर जाएं। अब क्या है कि उसको इतना व्यवधान था कि न बेचारा सरेंडर कर सकता था, पैर में जंजीर बंध जाता था, उलझन में रहता था, थक जाता था, हार जाता था। उसमें उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए उसमें संशोधन का बात किया गया ताकि वह सरेंडर कर सके। और माननीय भर्तृहरि साहब अभी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जो स्टेट के अधिकारी इसको देने की, तो अगर वह एनजीओ कोई एसेट तैयार कर लिया है तो वह एसेट के रख रखाव के लिए, निगरानी के लिए उस सब का वहां के मुख्य सचिव को यह अधिकार देने का यह प्रस्ताव भी इसमें है। इसलिए राज्य के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में उसको जाना है। एक यह है, खत्म हो रहा है अध्यक्ष महोदय, एसबीआई लासी है, इसमें एसबीआई में खाता खोलने की बात है। हम कह रहे हैं एक जगह खोलने की बात कर रहे हैं तो एक बैंक स्वाभाविक है आएगा। एसबीआई एक बैंक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर, सुन लीजिए पहले पूरा सुन लीजिए निरंजन जी, और जो आप कहना चाहते हैं मैं पहले ही कह देता हूं, तब अपनी बात को बात में रखता हूं। इसमें कहीं नहीं है कि उनकी खाता एक होगी और दिल्ली में ही होगी, दिल्ली में भी होगी, उनके गांव में भी होगी। एक यह भी खाता होगी, दूसरी तीसरी खाता भी होगी, और जो दूसरी तीसरी खाता होगी नहीं है आप मैं कह रहा हूं या मैं कह रहा हूं तो बड़े ही जब जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। आप भी जिम्मेवारी के साथ बोलिए, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि एक नहीं कई खाते खोल सकते हैं। एसबी यहाँ एक खाते खोलने का कारण क्या है कि एसबीआई आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो दिक्कत होगी अभी हम जानते हैं। आपका एक है ना कहावत, नहीं समाप्त कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं आप सुनो, मंत्री जी 2 घंटे की तैयारी है मंत्री जी की, बस हम 2 मिनट में समाप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आप सवाल पूछते हो तो बोल लीजिए, जरा स्थिर से बोले कि हम सुने भी। अभिनंदन से हम आग्रह करने चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदुत्व की परिभाषा दी है पढ़े, नहीं तो कहिएगा तो हम लेकर आके उनको पढ़ाएंगे। नहीं बहुत है, चलो प्रश्न ये कि नहीं सर, एक बात, 2 मिनट का हमको समय और दीजिए, 2 मिनट समय। इन्होंने एक बात कही कि आपने सारे एनजीओ को रद्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं 1-2 वर्ष का हम उदाहरण देना चाहेंगे। यह 10 वर्षों में जो रद्द हुए हैं वह 20,603 है। हमारे प्रथम बार एंटोनी साहब जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में आपने 6,000 का कर दिया। उसका भी हिसाब लगाएगा तो प्रत्येक वर्ष 2,000 होता है। लेकिन 2012 में एक वर्ष में कौन था बताने की जरूरत नहीं है, 3922 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। नहीं हम बोल रहे हैं 10 वर्षों में 19,000 है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि ये बैंक खाता कई जगह खोल सकते हैं, एसबीआई में इसलिए खोलना है कि वह एक जगह पैसा है, बिना प्रावधान के वह पैसा सेम डे में वह उस अपने दूसरे जो वहां स्थानीय होगा उनकी बैंक उसमें स्थानांतरित होगा। बैंक खाता खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। एसबीआई ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आप अपने उस ब्रांच में खाता खोलिए। सर नहीं, आप अभी तो हम संशोधन ला रहे हैं, जब यह लागू करेंगे तो ऐसा ही होगा। इसके अलावा अगर लागू आप सब पारित कर देते हैं तब की बात मैं कह रहा हूं, वह खोलने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली आना नहीं पड़ेगा। जिस दिन किसी को आना पड़ेगा, निरंजन बाबू हम सब मिलकर बात करेंगे। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब यह संशोधन पारित हो जाता है तो पारदर्शिता भी आएगा। माननीय सदस्य अधिरंजन जी जब बोलते हैं
तो एक है कहावत है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इनका रहता है, हम समझते हैं, उसका जवाब हम आज नहीं देना चाहते। आप जिसे प्रश्रय देना चाहते हैं, आप जिसे प्रश्रय देना चाहते हैं, वह भारतीय मूल विचारों को नुकसान पहुंचाने वाला है। भारतीय मूल विचार पर नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा कहना है। मोदी जी हैं, मोदी जी, कुदृष्टि वालों का नाश हो जाएगा, नाश। आप एकदम ख्याल रखिए। और जब यह विधेयक संशोधित होगा तो एक बड़ी बातें होगी कि यह पारित हो जाने के बाद एक विशेष लास्ट लाइन है, विशिष्ट दर्पण पहचान सृजित करने के लिए। एक मिनट व्यवस्था दे दूं। मैं सभी माननीय मंत्रीगणों से निवेदन करना चाहता हूं, जवाब देते समय हमें संसदीय शालीनता का उपयोग नहीं सर, हमको लगता है आवाज मेरी नहीं जा रही, इसलिए जोर जोर से बोल रहे हैं। तो मैं एकदम धीरे से बोल लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद एक